Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Muskan. So today we study about Industrial Dispute Act 1947. So let's start. Okay. तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इसका बेसिक सा मीनिंग हम समझते हैं. तो मीनिंग ये है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डिस्प्यूट मतलब कुछ भी झगड़ा, डिफरेंसेस या किसी कुछ किसी दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब उनके पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं मैच हो रहे होते हैं, जब उनके पॉइंट ऑफ व्यूज उनकी सोच नहीं मिल रही होती है, किसी बात पे क्लैशेस होने लग जाते हैं, झगड़ा होने लग जाता है या मनमुटाव होने लग जाते हैं, उसी को ही हम डिस्प्यूट बोलते हैं. और वो डिस्प्यूट अगर वर्क प्लेस पे हो, इंडस्ट्री में हो, तो उससे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोला जाता है. अब डिस्प्यूट किसी के भी बीच में हो सकता है. एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में भी हो सकता है. ठीक है, किसी भी इंसान के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है. मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज किसी के बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई किसी के भी बीच में डिस्प्यूट्स हो सकता है. किसी की भी सोच हो सकता है नहीं, किसी पॉइंट पे नहीं मिल रही हो, या किसी के बीच में मनमुटाव होना, किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके सोच ना मिलना. ठीक है, अब ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, नॉन एम्प्लॉयमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बेसिक सी चीजें कि अगर हम कोई नया प्लान या नई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उस बात को लेके मैनेजमेंट कुछ और सोचता है, मतलब एम्प्लॉयर जो है वो कुछ और सोचता है और एम्प्लॉय जो है वो कुछ और सोचता है, तो कुछ भी कि स्ट्रेटजी अभी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए या अभी नया प्लान, नया कुछ अप्रोच इसमें इंडस्ट्री में अभी नहीं लानी चाहिए, वो बोल रहा है लानी चाहिए, वो बोल रहा है नहीं लानी चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ भी, अभी मैनेजमेंट बोल रहा है कि अभी बल्क हायरिंग शुरू कर दो, 50 लोगों की, 100 लोगों की. अब वो एम्प्लॉयज बोल रहे हैं कि भैया हमें जरूरत ही नहीं, अभी अभी हम अभी नहीं करेंगे, या थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करेंगे हायरिंग, कुछ इश्यूज आ रहे हैं या वॉटेवर. तो कुछ भी हो सकता है, चीजें बहुत सारी होती है एम्प्लॉयमेंट मतलब इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स. तो किसी भी बात को लेके कुछ भी मनमुटाव हो सकता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है. तो किसी को भी किसी बात को लेके भी मनमुटाव हो सकता है. और नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ऐसा कि कई बार ना ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप्स बन जाते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं, उसको फिर जब लोग दोस्त बन जाते हैं, आपस में बहुत ज्यादा लोगों की फ्रेंडशिप हो जाती है, तो फिर किसी बात पे कुछ मनमुटाव हो जाना और फिर उसका असर ऑर्गेनाइजेशन में दिखने लगना. तो वो उस आपस में कुछ थोड़ा बहुत हो गया, झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, फिर देन उसका असर, जो उसका इफेक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ना, तो वो फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो जाता है. तो ऐसे काफी सारी चीजें होती है. और डिस्प्यूट किसी के भी बीच में हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में. तो दैट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. ओके, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है हम उसको समझते हैं. तो ऑब्जेक्टिव यही है, एक्ट इसलिए बनाया गया, अब इंडस्ट्री में है, लोगों के बीच में झगड़े हो रहे थे, मनमुटाव हो रहे थे, सोच नहीं मिल रही थी वर्क प्लेस पे. तो ऐसे में एक एक्ट बनाया ताकि हम पीस को, यानी कि शांति को, हार्मोनी को प्रमोट कर सके. और जब ये डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बन जाएगा, जब लीगल हो जाएंगी चीजें, लीगल फ्रेमवर्क हो जाएगा, तो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएंगी चीजें, बिकॉज एक्ट बन चुका है, सारी चीजें लिखत में आ चुकी हैं, लिखी हुई हैं सारी चीजें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन चुके हैं. तो फिर ऐसे में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, तो हम, और इससे लोगों को ज्यादा पता चलेगा, लोग ज्यादा इंस्पायर होंगे, लोगों को पता चलेगा कि हाँ ऐसा कोई एक्ट भी है. और लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर भी आएगा कि हाँ एक एक्ट है, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी हो सकता है, पनिश भी किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है. तो इससे इंडस्ट्री में जो है पीस और हार्मोनी दोनों को प्रमोट भी करेंगे. तो ये इसका मेन एम था कि हमें पीस और हार्मोनी को प्रमोट करना है, साथ ही साथ लीगल वे में जो है डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाएंगे.
इसका स्कोप ये है कि ये सारी इंडस्ट्रीज में, इंडिया में सारी इंडस्ट्रीज में अप्लाई होता ही है, ठीक है। जहां भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं, ट्रेड यूनियंस काम कर रही हैं, वहां हर जगह ये एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल है। अब इसमें काफी सारी डेफिनेशंस डिस्क्राइब की गई हैं इस एक्ट के अंदर। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होती है? तो इंडस्ट्री वही है कि जहाँ पे एक बिजनेस चल रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चल रहा है, जहाँ पे ट्रेड हो रहा है और काफी सारे लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, वर्कर्स, एम्प्लॉयज, ठीक है। तो यही इंडस्ट्री होती है जहाँ किसी किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, या कोई ट्रेड भी हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही हो, और एम्प्लॉयर्स भी हो, एम्प्लॉयज भी हो, काफी सारे लोग साथ मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्री। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में समझा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब मन मुटाव या सोच विचार न मिलना, पॉइंट ऑफ व्यूज मैच न होना किसी के भी बीच में, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज, वर्कमैन, एनीबडी, किसी भी चीज को लेके, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो या नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, कुछ भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, जब डिस्प्यूट होने लग जाते हैं, जब लोगों की थिंकिंग मैच नहीं होती है, तो उसे ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाता है। वर्कमैन का मतलब ये होता है जो सारे एम्प्लॉयज, वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो मैनुअल वर्क कर रहे हो, अनस्किल्ड वर्क कर रहे हो, सेमी स्किल्ड कर रहे हो, स्किल्ड कर रहे हो, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लेरिकल, सुपरवाइजरी वर्क कर रहे हो, मैनेजमेंट में हो, कहीं भी कैसा भी वर्क कर रहे हो, वो सारे लोग वर्कमैन में आ जाते हैं। तो देयर आर सम डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरीज। अब ये जो एक्ट है ना, कुछ ऐसी अथॉरिटीज प्रोवाइड करता है, या इस एक्ट के अंदर ऐसी अथॉरिटीज डिफाइंड हैं जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो फर्स्ट है वर्क कमिटी। वर्क कमिटी वो है जहां भी, जिस भी इंडस्ट्री में 100 या 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज, 100 और मोर देन 100 एम्प्लॉयज आर वर्किंग, ठीक है, तो वहां पे वर्क कमिटी बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। वर्क कमिटी रिप्रेजेंट करती है दोनों को, एम्प्लॉयर्स को भी और वर्कमैन को भी, दोनों को रिप्रेजेंट करती है, और प्रमोट करती है पीस और हार्मोनी को। जैसे वर्कमैन को या किसी भी वर्कमैन को या किसी भी एम्प्लॉयर को अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी इशू कहीं पर भी आता है, तो वो सबसे पहले वर्क कमिटी से जाके डिस्कस करेगा, ठीक है। आपस में झगड़ा करने से पहले वो डिस्कस करेगा, या अगर झगड़ा हो भी गया है तो उसके बाद भी, मतलब वर्क कमेटी को हर एक चीज हम जाके इन्फॉर्म करनी होती है। तो वर्क कमेटी हर उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है जहां पे 100 और मोर देन 100 पीपल आर वर्किंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लोग आपस में झगड़ा करने से पहले एक बार वर्क कमेटी से डिस्कस करेंगे, या हमेशा जब आपस में कुछ भी दोनों दोनों जिनके भी बीच में झगड़ा हो रहा होगा, डिस्प्यूट चल रहा होगा, वो पहले हमेशा डिसीजन, फाइनल डिसीजन पे पहुंचने के लिए, फाइनल डिसीजन पे पहुंचने से पहले वर्क कमेटी को भी इन्वॉल्व करेंगे अपने हर एक उसमें, हर एक डिस्कशन में, ताकि वर्क कमेटी भी सही सजेशन दे पाए कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। की ये फर्क नहीं पड़ता है कौन सही है कौन गलत है, बट ये ज्यादा फर्क पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा क्या है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा डिसीजन क्या रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्क कमिटी हेल्प करती है दोनों पार्टीज को जिनके भी बीच में डिस्प्यूट चल रहा होता है, डिसीजन लेने में, फाइनल डिसीजन लेने में, ठीक है। और अब उसके बाद होता है कंसिलिएशन ऑफिसर। कंसिलिएशन ऑफिसर वो होता है जो रिजॉल्व करवाने में हेल्प करता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे वर्क कमिटी में तो वो एक कमिटी थी जिसमें 4-5 लोग इन्वॉल्व होंगे कमिटी में, ठीक है, जो पूरी कमिटी बैठेगी जब भी कोई डिसीजन ले रहा होगा, जब जब भी कुछ ऐसी बड़ी चीज होगी तो पूरी कमिटी को बिठाया जाएगा। बट कंसिलिएशन ऑफिसर का काम ये होता है, वो दोनों को वो ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो थर्ड है बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में एक जो बंदा होता है वो चेयरमैन होता है, बाकी 2 या 4 मेंबर्स होते हैं
वो अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी अपनी पार्टी को के पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं कि हमारी पार्टी ये सोचती है, हमारी पार्टी ये सोचती है, हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सोचा है, ये किया है, लाइक दैट। तो एक चेयरमैन होता है और 2 या 4 मेंबर होते हैं, वो अपनी अपनी पार्टी को, हर पार्टी से होते हैं 2 या 4 मेंबर, तो वो अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इक्वल मेंबर्स होते हैं हर पार्टी से, और वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं, ठीक है। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का मतलब ये है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है कंस्टिट्यूट अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फॉर इंक्वायरिंग एनी मैटर कनेक्टेड विद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब ये जो मैटर है ना, वो उसके लिए हमें रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है विद इन 90 डेज, ठीक है। अब कि डिस्प्यूट क्या था, उसका फाइनल डिसीजन क्या हुआ, वर्क कमिटी ने क्या, वर्क कमिटी में क्या डिस्कशन हुए वर्क कमिटी के सामने, और कंसिलिएशन ऑफिसर ने अपना क्या इनपुट दिया डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, बोर्ड बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में क्या क्या चीजें हुई, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट हमें 90 डेज के अंदर सबमिट करनी रहती है, ठीक है। किसको? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को। जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनी हुई है उसको हमें 90 डेज के अंदर हमें ये सबमिट करनी रहती है रिपोर्ट, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने बनाई है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, और हमें 90 डेज के अंदर ये सबमिट करनी होती है, ठीक है। अब ये द कोर्ट कंसिस्ट वन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड अदर मेंबर्स एज द गवर्नमेंट मे थिंक फिट। अब ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है ना, इसमें एक इंडिविजुअल बंदा होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, और बाकी जिसको गवर्नमेंट डालना चाहे डाल सकती है, क्योंकि रिपोर्ट को देखना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए ऑफ कोर्स एक पर्सन जो होता है वो तो इंडिपेंडेंट रहता है, बाकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन रहेगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में। लेबर कोर्ट, अब लेबर कोर्ट जो कि लेबर्स की तरफ से बात करती है, लेबर के हक में रहती है, तो वो लेबर कोर्ट बनाने के लिए जो पर्सन हमें चाहिए होता है वो ही मस्ट बी लाइक ही हैज बीन अ जज फॉर हाई कोर्ट, तो वो जज रह चुका होना चाहिए बंदा। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट जज में या तो उसने कम से कम 3 इयर्स, नॉट लेस देन 3 इयर्स वर्क किया हो, ठीक है। और ही हैज हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया और नॉट लेस देन 7 इयर्स, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है लेबर कोर्ट में जाने के लिए या लेबर कोर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेबर कोर्ट बेसिकली जो लेबर्स के हक में रहती है, लेबर्स के साइड से बोलती है वो। ले ऑफ, तो ले ऑफ का मतलब ये होता है जब परमानेंट या फिर टेम्परेरी सस्पेंशन या टर्मिनेशन कर दिया जाए एम्प्लॉइज का ऑर्गेनाइजेशन में, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास लाइक इकोनॉमिकल डाउन टर्न्स हैं, इकोनॉमिकली उतनी स्टेबल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। तो उस सिचुएशन में क्या करा जाता है कि सोचते हैं कि थोड़े टाइम के लिए एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाए, या थोड़े टाइम के लिए टर्मिनेट किया कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ये चीज करती है क्योंकि खुद ही ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो वो लोगों को निकाल देते हैं काम से। तो ये ले ऑफ हो गया। ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डिक्रीज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड मेनी मोर, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है कि हमें अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी एडवांस लानी है, तो हम एडवांस लोगों को हायर करेंगे। तो ऐसे काफी सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ले ऑफ्स करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। टर्मिनेट कर देती हैं एम्प्लॉयज को, परमानेंट भी करती हैं, टेम्परेरी भी करती हैं, फिर वापस थोड़े टाइम के लिए कहीं और, थोड़े टाइम बाद जब इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन तो वो लोग बुला भी लेते हैं, कई बार वो कई बार नहीं भी बुलाते, ठीक है। तो ले ऑफ की भी डेफिनेशन जो है इस एक्ट में दी गई है। देन लॉकआउट, लॉकआउट का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करती है अपने वर्कर्स के ऊपर,
ताकि वो हमारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करें। सपोज हम चाहते हैं कि हम बहुत एक बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर के आए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो मना कर रहे हैं कि नहीं, हम न्यू मशीनरी, न्यू मशीन्स, न्यू टेक्नोलॉजी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, हम ओल्ड के साथ बहुत हैप्पी हैं, हम ओल्ड के साथ सेटिस्फाइड हैं, तो हम न्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि नहीं, हमें तो न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर ही आना है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऐसे में क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैनेजमेंट क्या करेगा, ठीक है, एम्प्लॉयज को बोलेगा कि अगर तुम लोगों को नहीं करना है, नहीं एक्सेप्ट करना है चीजों को, तो वो क्या करेंगे, थोड़े टाइम के लिए काम बंद कर देंगे, ताकि एम्प्लॉयज खुद परेशान होके बोले कि नहीं, हम लोग रेडी हैं, आप भले न्यू टेक्नोलॉजी ले आओ, या एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी कंडीशन होती है, जो भी कंडीशंस रखनी होती है एम्प्लॉयर को, मैनेजमेंट को, तो उनकी थोड़े टाइम के लिए काम बंद कर देते हैं, वर्क स्टॉपेज कर देते हैं। तो जिससे कि क्या हो, वो लोग जो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं जो पहले मना कर रहे थे, वो अब हाँ कर दे, एक्सेप्ट कर ले हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को। तो ये होता है लॉकआउट। स्ट्राइक का मतलब होता है कि जब इस कंडीशन में एम्प्लॉयज प्रेशर क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयर पे। ठीक है, लॉकआउट में क्या था, एम्प्लॉयर क्रिएट कर रहा है प्रेशर एम्प्लॉयज पे कि वो एक्सेप्ट कर लें टर्म्स एंड कंडीशन। बट स्ट्राइक में ऐसा होता है, एम्प्लॉयज जो है प्रेशर क्रिएट करते हैं किसके ऊपर, अपने एम्प्लॉयर के ऊपर, अपने मैनेजमेंट के ऊपर, कि अपनी शर्तें मनवाने के लिए, ठीक है, अपनी बात मनवाने के लिए वो क्या कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं। ठीक है, वो काम बंद कर देते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए, ताकि हमारी कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस ज्यादा बेटर हो जाएं, या मांग करते हैं वर्किंग कंडीशन की मांग रखना, या हमारे पैसे बढ़ाओ, मनी इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं, या कुछ भी ऐसी कुछ डिमांड रखना अपनी एम्प्लॉयर के आगे, और इसलिए वो काम बंद कर देते हैं ताकि एम्प्लॉयर मान जाए इस बात के, जो भी बात वो मनवाना चाहते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जब मिल के गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को जब प्रेशर करते हैं, साथ में मिलके जब एक आंदोलन करते हैं, तो वो स्ट्राइक रहता है कि हम काम नहीं करेंगे जब तक आप हमारी ये मांगे पूरी नहीं करोगे, वो स्ट्राइक है। स्ट्राइक बहुत ज्यादा एक पावरफुल वेपन है जो डिमांड एक्सेप्ट करवाने में हेल्पफुल रहता है, और यूजुअली ऐसा होता है कई बार कि स्ट्राइक के थ्रू एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट जो होता है कर ही लेता है एक्सेप्ट यूजुअली। तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वेपन है। ठीक है, तो या और ये स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन भी दर्शाता है, स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन इससे दिखाई देती है, शो होती है। ओके, सो टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। फर्स्ट है स्लो डाउन स्ट्राइक। स्लो डाउन स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि वर्कर्स वर्क प्लेस पे हैं, काम कर रहे हैं, बट काम स्लो कर दिया है उन्होंने, काम बंद नहीं किया है, काम करना बंद नहीं किया है, स्टॉप नहीं किया है, बस थोड़ा स्लो कर दिया है, जो वर्क का जो पेस है उसको थोड़ा कम कर दिया है। ठीक है, ताकि हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए, फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो in this type of strike, workers do not actually stop working, rather than they slow down the pace of their work. It is also known as go slow tactic. ठीक है, तो ये उनका एक तरीका है, काम धीमा कर देना, काम की रफ्तार को जो है स्लो कर देना, धीरे धीरे काम करना, ताकि हमारी उनकी जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, बट स्टॉप नहीं करते हैं, करते हैं काम बट स्लो करते हैं। ठीक है, सिट डाउन स्ट्राइक में ऐसा होता है कि काम ही नहीं करते, धरना देके बैठ जाते हैं, वर्क प्लेस पे आते जरूर है, ऑर्गेनाइजेशन में आते जरूर है, पर कुछ काम वाम नहीं करते हैं, धरना देके बैठ जाते हैं कि भैया हमारी मांगे पूरी करो, हमारी डिमांड्स को पूरा करो। पहले वाले में था कि काम कर रहे थे पर धीरे कर रहे थे, ये वाले में है कि काम ही नहीं कर रहे, वर्क प्लेस पे आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे आ रहे हैं, बट बैठ जा रहे हैं आके, और अपनी डिमांड्स बोल रहे हैं कि हमारी डिमांड्स को फुलफिल करो। ठीक है, तो जब तक उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होगी, वो वापस से काम करना शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपैथेटिक स्ट्राइक। अब सिंपैथेटिक स्ट्राइक में ये होता है कि अब 10-12 लोगों का ग्रुप है जो कि जिन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। ठीक है, जिन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमारी ये मांगे हैं, इनको फुलफिल करो, पूरा करो। तो वो क्या करेंगे, और लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे, और लोगों को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे अपने ग्रुप में, अपनी स्ट्राइक में, ताकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल जुड़ जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा,
तो ऑर्गेनाइजेशन को माननी पड़ेगी उनकी बात। तो ये क्या करते हैं, सिंपैथी गेन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और लोगों को भी अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं कि भैया हमें हमारे साथ जुड़ो, हमें सपोर्ट करो, हमारे साथ इन्वॉल्व हो, तुम्हें भी ये फायदे मिलेंगे, ये वो ऐसे करके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो जाएंगे ना इस चीज में, तो प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा और उतनी ज्यादा बात में वजन आएगा, और वो लोग क्या करेंगे, हमारी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। जो एम्प्लॉयर है वो हमारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करेगा, हमारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोग जब एक साथ जुड़ जाएंगे, एक बात बोलेंगे, तो उन्हें माननी ही पड़ेगी। तो ये सिंपैथेटिक स्ट्राइक है, जो कि वर्कर्स जो स्ट्राइक कर रहे होते हैं वो दूसरे वर्कर्स से लेते हैं, सिंपैथी गेन करने के लिए उन्हें जोड़ते जाते हैं, अपने इन्वॉल्व करते जाते हैं अपनी स्ट्राइक में। ठीक है, घेराव, घेराव का मतलब होता है इट मीन्स इनसर्कलमेंट। ठीक है, अब ये जो ओरिजिन वर्ड है घेराव, ये हिंदी वर्ड से आया है, हिंदी वर्ड है, और ये इस टाइप की जो स्ट्राइक होती है ना, रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया ओनली। इस टाइप की स्ट्राइक्स इंडिया में ही ज्यादा करके होती हैं। ठीक है, इस ऐसे में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि स्ट्राइक कर रहा है, अब उससे क्या होता है, किसी बड़े पॉलिटिशियन का या गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। ठीक है, किसी बड़ी अथॉरिटी जो होती है वो उसके सपोर्ट में होती है, स्ट्राइक वर्कर्स जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उनके सपोर्ट में रहती है। तो इससे क्या होता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन को माननी पड़ती है वर्कर्स की डिमांड, उनका जो वो जो भी बोल रहे हैं उनकी मांगों को पूरा करना ही पड़ता है, बिकॉज उनके सर पे मतलब उनके पास एक बड़े किसी इंसान का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का या किसी पॉलिटिशियन का या किसी अथॉरिटेटिव पर्सन का, किसी बड़े आदमी का हाथ है और सपोर्ट है, तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को फिर इस चीज को मानना ही पड़ता है। ठीक है, दिस प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व कन्फाइनमेंट ऑफ अथॉरिटीज, मोस्टली मैनेजरियल पर्सन्स इन देयर ऑफिसेज, बाय एगिटेटिंग डिससेटिस्फाइड पीपल वर्कर्स इन कनेक्शन विद देयर डिमांड्स। अब ये क्या होता है, ये कई बार ना ये ना एक इलीगल भी है कहीं ना कहीं, ये इट इज ऑल्सो इलीगल स्ट्राइक एज वेल, बिकॉज वो लोग किसी मतलब जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, जो लोग वर्कर्स अपनी डिमांड को जो फुलफिल करवाना चाह रहे हैं, वो लोग किसी बाहर से किसी का सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये होता है घेराव। ठीक है, जनरल स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक तो नॉर्मल होती है, जो नॉर्मली काफी सारे लोग इकट्ठे होके और इंडस्ट्री में बोलते हैं कि हमारी डिमांड्स को फुलफिल करा जाए, हमारी डिमांड्स को पूरा करा जाए। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल जो जनरल स्ट्राइक होती है यूजुअली वो, कई बार हम देखते हैं कि ऑटो रिक्शा की भी स्ट्राइक होती है, एक दिन के लिए बंद कर देते हैं चलाना, या कई बार मेडिकल्स की भी होती है, एक दिन के लिए सब बंद। तो ऐसे इस टाइप की जनरल स्ट्राइक्स हम देखते ही होती है कई बार। ठीक है, वाइल्ड कैट स्ट्राइक, वाइल्ड कैट स्ट्राइक का मतलब यही है कि जो बिना किसी अप्रूवल और ऑथोराइजेशन के हो, बिना किसी यूनियन के हो, बेसिकली कोई एक ग्रुप नहीं बनाया जाता है, उसमें कोई एक यूनियन नहीं होता है, वैसी वाली स्ट्राइक, कोई एक अप्रूवल और ऑथराइजेशन नहीं होता है वर्कर्स का, कोई यूनियन वगैरह नहीं होती है उसमें। ठीक है, और हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, कि हम हमारी जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाएगा, तब तक हम कुछ खाएंगे नहीं। ठीक है, तो हंगर स्ट्राइक वो होती है। रोलिंग स्ट्राइक, रोलिंग स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि एक ही जगह पे खड़े होके, एक ही लोकेशन, एक ही डिपार्टमेंट में खड़े होके नहीं होती है हड़ताल, थोड़ी थोड़ी देर में जगह चेंज, प्लेस चेंज करते जाते हैं, लोकेशन चेंज होती जाती है। ठीक है, थोड़ी देर इधर जैसे अगर कोई थोड़ी देर एक ऑफिस, एक ब्रांच में कर लिया, थोड़ी देर दूसरे ऑफिस में जाके कर लिया, थोड़ी देर तीसरे ऑफिस में जाके स्ट्राइक कर ली, लोकेशन चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और वर्क टू रूल, वर्क टू रूल में यही है कि लाइक a form of protest in which employees do exactly what is stated in their contracts, nothing more, in order to slow down production। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, या तो प्रोडक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, या फिर जो जो चीजें उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है बस उसको फॉलो करते चले जाते हैं, वो चीजें करते हैं जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है बेसिकली। ओके, तो कुछ और टाइप की भी स्ट्राइक्स हैं। सिक आउट स्ट्राइक, सिक आउट और सिक इन, इसमें यह होता है कि वर्कर्स जो हैं लाइक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करते हैं कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, बट सिक सिक होने का बहाना बनाते हैं और काम
पर नहीं आते हैं, काम को डिस्टर्ब करते हैं, ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, और ये बोल देते हैं कि हम हमारी तबीयत ठीक नहीं, हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे काम, ये वो बहाने बनाने लग जाते हैं, ठीक है, और ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होता है कभी भी कि हम लोग स्ट्राइक पे हैं, ठीक है। लॉकआउट का मतलब होता है, लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर कर रहा होता है, एम्प्लॉयर जो है क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज को अंदर नहीं आने देता है, काम नहीं करने देता है वर्क प्लेस पे, काम बंद करवा देता है ताकि एम्प्लॉयज जो हैं हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लें। तो बेसिकली ये एम्प्लॉयर की तरफ से होता है कि एम्प्लॉयर मना कर देता है कि काम मत करो और वर्क को स्टॉप करवा देता है ताकि एम्प्लॉयज जो हैं मेरी कंडीशंस को मान जाए। Informational picketing, workers stand outside the workplace with the signs and distribute literature to inform the public about their dispute without actually stopping the work. काम को बंद नहीं करते हैं पर लोगों को बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, हमारे डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा है, पब्लिक में पब्लिक को बताते हैं, मीडिया को बताते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्राइक, इकोनॉमिकल स्ट्राइक वही होती है कि हमारे वेजेस बढ़ाओ, हमारे बेनिफिट्स बढ़ाओ, वर्किंग कंडीशंस बढ़ाओ, उसको लेके जो स्ट्राइक होती है वो। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि प्रोटेस्ट इलीगल एक्टिविटीज बाय द एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज करता है, कुछ वायलेशन करता है या फिर लेबर लॉ के अगेंस्ट जाकर अनफेयर प्रैक्टिसेस करता है, जैसे कि कुछ भी गलत एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। इसमें बेसिकली एम्प्लॉयर लेबर के साथ कुछ गलत करता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस करता है जो कि लेबर लॉ के अगेंस्ट होती है, ठीक है। जुरिस्डिक्शनल स्ट्राइक, इसमें ये होता है कि अ स्ट्राइक ओवर विच द यूनियन शुड रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स और विच यूनियन रूल्स शुड अप्लाई। ये ऐसी स्ट्राइक है जहां पे यूनियन रिप्रेजेंट कर रही है ग्रुप को और यूनियन के ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं। रिकॉग्निशन स्ट्राइक, वर्कर्स स्ट्राइक टू फोर्स द एम्प्लॉयर टू रिकॉग्नाइज एंड नेगोशिएट विद देयर यूनियन। अब इसमें ये बोला जाता है आप हमारी यूनियन के साथ नेगोशिएट करो, ठीक है, और उसे रिकॉग्नाइज करो, नेगोशिएट करो यूनियन के साथ। सो या दैट्स इट। Thank you guys, thank you for watching my video. Please do like, subscribe and share, and also do comment as well if you have any doubt or any query. And please do share my video. And thanks for watching Study with Muskan channel.